हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। कौशल्या के बेटे की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके भाई के बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन कौशल्या अपने भाभी को फोन करती है। अरे भाभी, अब तो आपकी बहू आ गई है। अब तो फ्री हो जाओ, कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आ जाओ। कहाँ कौशल्या, इसके आने से तो काम और बढ़ गया है। पता नहीं माँ ने कुछ सिखा कर भेजा है या नहीं। क्यों भाभी, क्या हो गया? बुरा ना मानना, मेरा भतीजा रोहित तो शहर का पढ़ा लिखा है। एकदम उसने कहा एक छोटे से शहर की काली लड़की से शादी कर ली। अरे लव मैरिज है, और क्या बोलूं, इसे काम भी कुछ नहीं आता है। किचन में जाती है तो सारा काम फैला कर आ जाती है। अरे जितना बनाने में नहीं उतना समेटने में टाइम लग जाता है। भाभी, कम उम्र की शादी ऐसी ही होती है। सिखा दो एक दो दिन अच्छे से। कब सिखाऊं? सारा दिन ऑफिस में रहती है। शाम को आती है तो किचन का आधा काम मैं करके रखती हूँ। उसे तो सिर्फ रोटी बनानी होती है। अरे भाभी, बस रोटियां बनानी, वो भी इतने लोगों की आसान बात है क्या? बेचारी थक जाती होगी बनाते खिलाते। अच्छा फोन रख, वो आ रही है। फिर बात करती हूँ मैं तुझसे। माँ, ये लीजिए पैसे। अरे ये किसके पैसे है बहू? माँ, मेरी इस महीने की सैलरी है, वहाँ माँ को दे दिया करती थी। यहाँ आप हो तो आप रख लो। सविता, जिसे आज तक खुद उसके बेटे ने सैलरी नहीं दी, बहू की सैलरी हाथों में लेकर बहुत खुश हो जाती है। पर कुछ दिन बीतने पर वो फिर सभी से शिल्पी की बुराई करने लगती है। एक रोज सविता को उसकी ननद कौशल्या का फोन आता है। भाभी, खुशखबरी है, मेरे बेटे की शादी तय हो गई। लड़की दिल्ली की है और बड़े ही मॉडर्न घर की है। वाह ननद रानी, तुम तो सही रही। मेरा बेटा तो लव मैरिज करके छोटे शहर की लड़की ले आया। अब देखो ना, तुम ही तो कहती हो कैसी सावली सी है। अच्छा चलो, रखती हूँ। कौशल्या की बहू आती है। बड़े घर की नेहा, अंग्रेजी बोलने में माहिर, फोन चलाना और फैशन में रहना, लेकिन नेहा का रंग भी दबा होता है। अरे कौशल्या, तेरी बहू का रंग भी तो दबा ही हुआ है। अरे नहीं भाभी, लेकिन पहनावा कितना सुंदर लगता है उस पर। और भाभी, कपड़े उसके ब्रांडेड ही होते हैं। कभी छोटे मोटे दुकानों से शॉपिंग करती ही नहीं है। शिल्पी की सास मन में सोचती है कि कौशल्या कितनी लकी है। एक दिन शिल्पी की सास झाड़ू लगा रही थी। अरे मम्मी जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। अरे तुझे तो ऑफिस जाना है ना, यह काम वाली भी ना बिना बताए गायब हो जाती है किसी भी दिन। कोई बात नहीं माँ, थोड़ा लेट चली जाऊंगी। बोल दूंगी कि ट्रैफिक जाम था। लेकिन आप सारे घर में सफाई करें, ये तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहू, इस बार तेरी सैलरी कब आएगी? वह किसी को पेमेंट करनी है ना। बस माँ, 1 से 2 दिन में आएगी। ये बोलकर शिल्पी घर की सफाई करती है और फिर ऑफिस चली जाती है। तभी कौशल्या का फोन आता है। क्या कर रही हो कौशल्या? बस भाभी, आज काम वाली नहीं आई तो ड्राइंग रूम साफ कर रही हूँ। आप बताओ। अरे आज तो यहाँ भी यही हाल है। काम वाली तो आई नहीं वैसे। तू क्यों सफाई कर रही है? नेहा बहू को बोल दे। ना भाभी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। शिल्पी की तरह नहीं, जो सिर्फ नौकरी करना जानती है और कुछ नहीं। अपना कमरा खुद साफ करती है। शिल्पी की सास को कुछ याद आता है कि कैसे वो उसके हाथ से झाड़ू छीनकर सफाई कर ऑफिस गई। फिर वह कौशल्या से पूछती है, तेरी बहू तो नौकरी करती है ना कौशल्या? पैसे पूरे देती है ना तेरे हाथ में? अरे नहीं भाभी, मैंने कहा ना कि मेरी नेहा तो बहुत अच्छी है। भले हमें एक भी पैसा नहीं देती, लेकिन हमसे एक पैसा लेती भी तो नहीं है। अच्छा भाभी, मैं और नेहा आपके घर रहने आ रहे हैं। नेहा और कौशल्या शिल्पी के घर रहने आते हैं, जहां कौशल्या बात बात पर नेहा का हौसला बढ़ाती है। अरे शिल्पी, आज रात का खाना नेहा बना लेगी। वो तेरी सास तो कहती है तू गंदगी बड़ी फैलाती है, किचन में साफ करने में वक्त लग जाता है। नेहा से सीख लेना, वो तो बड़ी सफाई से काम करती है। लेकिन मैंने कब गंदगी की? मुझे तो खुद सफाई बहुत पसंद है। अब पता नहीं, तेरे सास बोल रही थी तो सोचा तुझे बता दूं। शिल्पी को बहुत बुरा लगता है यह जानकर कि उसकी सास दूसरों के घर उसकी बुराई करती है। अरे यार, मैंने तो दिल्ली छोड़कर छोटे शहर में शादी कर ली, लेकिन छोटे शहर का तो बड़ा बुरा हाल है।
यार, मैं बड़े शहर आकर अपने इलाहाबाद को बहुत मिस कर रही हूँ। कितना मजा आता था वहाँ। सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। यहाँ के भागदौड़ में कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। तो यही आ जाओ सारे, हमें भी अच्छा लगेगा, सब साथ साथ रहेंगे। अरे ना बाबा ना, मेरे सास के साथ तो मैं कहीं भी ना जाऊं। बड़ी ही तेज औरत है। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो भाई उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, दूर से ही। जब इनके साथ रहना पड़ेगा तब पता चलेगा। मुझे तो मेरी सास और उनकी बेटी तो झेली नहीं जाती। तेरा क्या हाल है ऐसे? नेहा, वैसे यहाँ सब ठीक है, लेकिन हाँ क्या लेकिन, बोलो ना। कुछ नहीं। वैसे तेरी सास मेरी सास से तेरी बहुत बुराई करती है। बोल रही थी कि काम करने में बहुत ढीली है। शिल्पी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि जिस सास को उसने इतने प्यार से रखा वो ऐसी बातें करती है। कौशल्या और उसकी बहू नेहा अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन एक दिन शिल्पी, कौशल्या बुआ का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी? तुझसे नाराज है और बोल रही थी कि शिल्पी ने नेहा को भड़काया है कि वह अपने ससुराल छोड़कर यहाँ दिल्ली आ जाए। शिल्पी को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ माँ जी, वह तो मुझे भी बोल रही थी कि आप मेरी बुराई करती हैं कि मैं काम में ढीली हूँ और किचन गंदा करके रखती हूँ। वो तो मैंने तब बोला था जब तू नहीं कर पाती थी। बस माँ, क्या कभी बुआ ने नेहा की बुराई की आपको? नहीं ना। वो तो अपनी सैलरी का 1 पैसा नहीं देती और सिर्फ अपना कमरा साफ करती है। बाहर बैठकर सास और ननद की बुराई करती रहती है, लेकिन फिर भी बुआ ने आपको नेहा की एक भी बुराई नहीं सुनाई। अब शिल्पी की सास को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने घर की इज्जत अपने हाथ में होती है। सास भले ही अपने बहू की बुराई दुनिया में करें, लेकिन बुरे वक्त पर अपनी बहू ही काम आती है। बिनीता के परिवार में 2 बेटे राम और श्याम दोनों शादीशुदा थे। राम की शादी को कुछ साल बीत चुके थे, जबकि श्याम की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। घर के सारे काम बड़ी बहू ज्योति ही संभालती थी, क्योंकि छोटी बहू सीमा नौकरी करती थी। माँ जी, यह देखिए, मैं आपके लिए सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, बहू पर कीमती होगी। माँ जी, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। वैसे आज मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूं, इसलिए मैं ये साड़ी ले आई। माँ जी, आपने नींबू पानी बनवाया था, ये लीजिए। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूं। इस पर गिर गया जरा सा भी नींबू पानी तो दाग लग जाएगा। माँ जी, भाभी को बोल दो कि मशीन में ना धोए। पहले भी जब मैं श्याम जी के लिए जो कमीज लाई थी वो इन्होंने मशीन में धो दी थी। वो मशीन में खराब हो गई थी। अरे बहू, ये ठहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। इसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगी। इसे क्या पता कैसे कमाते हैं। तुम सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो, इसका क्या जरा सी सब्जी बनाए, जरा सा आटा गूंथा और रोटी बना दी। इधर उधर बस थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया। अरे असली मेहनत तो तुम कर रही हो बाहर नौकरी करके। ये तो सारा दिन घर में आराम करती है। माँ जी, अच्छा मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ हाँ बहू, थकना तो है ही। एक काम करना, रात को हल्दी डालकर दूध पी लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना दूंगी। तभी ज्योति का देवर भी आ जाता है। भाभी, आपने आज फिर आलू की सब्जी दे दी। पता है, मेरे साथ के सारे दोस्त यही कहते हैं कि तू रोजाना आलू ही क्यों लेकर आता है। भाभी, आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं। टिफिन में कभी मलाई कोफ्ता, कभी सोयाबीन चाप, कभी शाही पनीर और ना जाने क्या क्या बढ़िया मसालेदार सब्जियां। अरे यह बस निपटाने वाले काम करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी करती है। यह कान खोलकर सुन लो ज्योति बहू, थोड़ा अपने आप को बदल लो, वही ठीक रहेगा। उस समय ज्योति कुछ नहीं बोली। बिनीता अपनी दोनों बहुओं के बीच अक्सर ही ऐसा भेदभाव करती थी। अब तो ज्योति का मन दुखने लगा। एक दिन ज्योति किताब में एक कहानी पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई और वह खुद से बोली, बहुत हुआ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा इस कहानी में हुआ है। जहां ज्योति रोजाना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपनी देवरानी का और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता।
फिर बच्चों का टिफिन पैक करके उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आती थी। आज उसी ज्योति में कुछ बदलाव था। अरे आज रसोई का दरवाजा नहीं खुला। ज्योति भाभी तो सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। क्या हुआ सीमा बहू? माँ जी, आज रसोई में ज्योति भाभी दिखाई नहीं दे रही। कहीं सो तो नहीं रही है? माँ, ज्योति की तबीयत ठीक नहीं है। बोल रही है, पूरे शरीर में दर्द है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। 11 बजे आएगा डॉक्टर। ओ, पर मुझे तो आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन रसोई में कुछ भी नहीं बना। ज्योति के बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए राम बाजार से ही नाश्ता ले आया, पर सीमा और श्याम बिना खाना लिए ऑफिस गए। बिनीता ने भी बाजार का थोड़ा बहुत खाकर अपने आप से ही चाय बनाकर पी ली, पर बिनीता को घर में काम वाली रखना पसंद नहीं था, इसलिए सारे घर का काम बिनीता को अकेले ही करना पड़ा। शाम तक बिनीता की कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से बिनीता बहुत परेशान हो रही थी। अरे मोरी मैया, मेरी कमर गई। सीमा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। रात की रोटी तो तुम ही बना लो। मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, हिला भी नहीं जा रहा। पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है रसोई में काम करने की। एक काम करती हूँ, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। सीमा, आज सुबह भी बाजार का नाश्ता खाया था। दोपहर को भी बच्चों को मैंने ब्रेड, मक्खन और जैम लगा कर दे दिया। रात को रोटी घर पर ही बना लो। बाजार का खाना कोई भी नहीं खा पाएगा और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और एक काम और कर दो, ज्योति की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उसे हल्का खाना बोला है। ज्योति के लिए खिचड़ी बना देना। मैं अकेली थोड़ी इतना करूंगी। माँ जी, आपको थोड़ा हिलना पड़ेगा। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आप जानते हो मैं ऑफिस का भी काम करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, रुको आ रही हूँ। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थीं। उधर ज्योति बीमार होने का नाटक करके आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। ज्योति, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला था कि बुखार तो नहीं है। वैसे तुम्हें कमजोरी होगी, चिंता मत करो, 1-2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, वह तो मुझे होना ही है। बस 2-3 दिन की बात है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है। रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन रहा। अरे तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब करती हो। अभी छोड़ दो जैसा चल रहा है। तुम अपने पर ध्यान दो। अगले 2 दिनों में ही बिनीता और सीमा दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को घर के सारे काम अकेले करने पड़े। सच में आज पता चल रहा है ज्योति अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना वह अकेले कर लेती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है और वह सबके लिए सब कुछ करती है। आप ठीक कह रहे हो माँ जी। ज्योति भाभी रसोई में होती है तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता होता है वह तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। पर अब पिछले 3 दिनों से हम में से किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया। सीमा सही कह रही है। भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं तो दोपहर में ऑफिस में पेट भर जाता है, पर मजबूरी में कैंटीन का खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया है और भूख भी नहीं मिटती। कुछ भी कहो, यह घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो ज्योति बहू की वजह से ही संभला हुआ है। ज्योति भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे लगता है भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती है, इसी वजह से वह बीमार हुई है। क्यों ना हम घर में सफाई बर्तन के काम के लिए कोई काम वाली रख ले, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि वह अकेले बहुत काम करती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वह अकेली कितना ही करेगी, हमारा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं। माँ जी, वो पड़ोस में जो एक काम वाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ। वो साफ सफाई और बर्तन कर जाया करेगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। ज्योति यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी सब कदर करें। घर में काम वाली रख ली जाती है ताकि ज्योति को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। सीमा, तुम भी अपना लंच ले जाना, मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को बहुत मिस कर रही थी। अब आप आराम करना, वह काम वाली 10 बजे आ जाएगी और सारा काम कर जाएगी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द था ना, लाओ मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो मेरी अच्छी बहू। सबने ज्योति की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत पुराने समय की बात है। शिशु विद्या मंदिर स्कूल की एक प्रिंसिपल थी जिसका नाम था ममता।
ममता के दो बेटे अजय और विजय थे। वह दोनों पुणे में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तभी एक रोज उन दोनों बेटों ने अपनी माँ को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। माँ, हमने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। कैसे खुशखबरी? कहीं तुम दोनों ने अपने लिए लड़की पसंद करके वहीं शादी तो नहीं कर ली? अगर ऐसा कुछ है तो ये कोई खुशखबरी नहीं बल्कि दुख खबरी है मेरे लिए। अरे नहीं माँ, आप तो जब देखो हमारी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हो। खुशखबरी ये है कि हम दोनों को एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह तो बड़ी खुशी वाली बात है। बच्चों, आखिर तुम दोनों की मेहनत रंग लाई, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नौकरी मिलते ही लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं। वहां किसी लड़की के चक्कर में पड़कर उनसे शादी मत कर लेना, क्योंकि तुम दोनों की शादी तो मैं ही करूंगी। अरे माँ, उसकी चिंता तो तुम लो ही मत। अगर हम लड़कियों के चक्कर में पड़ते तो आज इस मुकाम पर ना होते। और वैसे भी हमारी नौकरी पुणे में नहीं बल्कि अपने ही शहर में लगी है। हम 4-5 दिनों में आ रहे हैं आपके पास कंपनी ज्वाइन करने। यह सुनकर ममता बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। ममता अपने स्कूल के ऑफिस में परेशान होकर बैठी थी। मेरे दोनों बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। नौकरी वाला लड़का देखा नहीं कि लोग हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे। लड़कियों की तो बात छोड़ो, उनके परिवार वाले खुद हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाए। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह मेरे दोनों बच्चों की शादी किसी कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो जाए। इतने में किसी दूसरे स्कूल के प्रोफेसर उनके ऑफिस में आए। मे आई कम इन मैडम? अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब, बैठिए। क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस एनुअल फंक्शन के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करने आया था। क्यों ना आपका और मेरा स्कूल मिलकर एक बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन इस साल करें, जिससे हमें स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। ये तो बहुत अच्छा प्लान है प्रोफेसर साहब। आई टोटली एग्री विद यू। क्या बात है मैडम, मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी आपको दी और इतना हल्का सा रिएक्शन। आप किसी टेंशन में लग रही हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई है। अब वह इंजीनियर बन चुके हैं। इससे पहले कि वह किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाएं, जल्दी से मैं उन दोनों की शादी कर देना चाहती हूँ। मैडम, यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मेरी दोनों बेटियां अभी भी कुंवारी हैं। मैं भी एक अच्छा परिवार ढूंढ रहा था। अगर मेरी दोनों बेटियां आपकी बहू बन जाएंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतना सुनते ही ममता खुश हो गई। उसने सोचा कि एक प्रोफेसर की बेटी है तो अनपढ़ होगी नहीं, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी और उनके दोनों बेटों के आते ही ममता ने उनकी शादी कर दी। मेरी प्यारी बहुओं, आज तुम दोनों की इस घर में पहली रसोई है। तुम दोनों बहनें हो, यह बहुत अच्छी बात है। तो जाओ और मिलकर कुछ भी बना लो। ठीक है सासू माँ। दोनों बहुएं खाना बनाकर ले आई और खाने की टेबल पर रख दिया। प्लीज सर्व द फूड बेटा। सर, सासू माँ आपका सर दर्द कर रहा है क्या? अभी दबा देती हूँ। रानी अपनी सास का सर दबाने लगी, लेकिन तभी उसकी सास हैरान होकर खड़ी हो गई। अरे रानी, मैंने कहा सर्व द फूड, सर दबाने को नहीं कहा मैंने। हाँ, वही तो दबा रही थी मैं, आपने रोक दिया। अरे, मेरे कहने का मतलब है कि खाना परोस दो। अरे तो ऐसे बोलो ना सासू माँ। रानी को लगा कि आपने सर दबाने को कहा है। तुम दोनों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती क्या? अरे सासू माँ, इंग्लिश सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, पर हम दोनों तो कभी स्कूल गए ही नहीं। हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगा कभी। हम लोग सिर्फ एक बार सुबह सुबह स्कूल गए थे, लेकिन दोपहर को वापस आ गए। फिर अगली सुबह से हम लोग स्कूल गए ही नहीं। यह सुनकर ममता हैरान हो गई। उसे बस हमेशा से इसी बात का डर था कि उसके दोनों बेटों की शादी कहीं गंवार और अनपढ़ लड़कियों से ना हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। ओहो, जिस बात का डर था वही हुआ। खैर, उनके दोनों बेटों ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। रात में दोनों बेटे अपनी माँ के कमरे में गए। माँ, आपने हमें शादी करने के लिए रोक दी थी, पर आपने तो हम दोनों की शादी अनपढ़ लड़कियों से कर दी। अब मैं क्या करूं बेटा? ये दोनों बेटियां प्रोफेसर साहब की हैं। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर की लड़कियां अनपढ़ निकलेंगी। खैर, वह दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह ममता की कुछ सहेलियां उसकी बहू से मिलने आईं। अरे कौशल्या, विनीता, तुम सब यहाँ। हमने सोचा तेरी बहुओं से मिल लिया जाए, और बहुत दिनों से तुझसे भी नहीं मिले थे, तो सोचा इसी बहाने तुझसे भी मिल लेंगे हम। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अरे बहू, जल्दी बाहर आओ, चाय नाश्ता लेकर देखो, तुम लोगों से मिलने कोई आया है। वो लोग आपस में बैठकर बातचीत करने लगी। थोड़ी देर बाद बहुएं चाय लेकर आ गईं। हेलो बेटा।
इतने में उसकी दोनों बहुएं जोर जोर से हिलने लगीं। उन दोनों के हाथ में चाय के कप थे। वो चाय उनकी सहेलियों के ऊपर गिर गई। ममता, तेरी बहुओं को दौरे पड़ते हैं क्या? जोर जोर से हिलने क्यों लगी? सारी चाय हम पर गिरा दी। चाची, आपने ही कहा हिलो बेटा, तो हम लोग हिलने लगे। ममता की सहेलियां यह सुनकर हैरान हो गईं। ममता, तूने अपनी बेटों की शादी इन गंवार और जाहिल लड़कियों से कर दी। अरे ओ चाची, गंवार होगी तुम्हारी अम्मा। भले ही हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गंवार और जाहिल नहीं। ममता, तूने अपनी बहुओं से हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या? ओ काकी, हमारी अम्मा से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। और दूसरी बात, हमारी सासू माँ ने तुम लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि तुम लोग खुद हमसे मिलने के लिए आई हो। ममता, तू अपनी बहुओं को कुछ समझाती क्यों नहीं? तू चुपचाप क्यों बैठी है? तू भी इन गंवार के साथ है क्या? मेरी बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बार बार अगर उन्हें गंवार और जाहिल कहोगी तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही। अपनी बेइज्जती का बदला तो हम लेकर रहेंगे। चल विनीता। इतना बोलकर उसकी सहेलियां वहां से चली गईं। सासू माँ, हमें लगा नहीं था कि आप हमारा पक्ष लेंगी। आप तो बहुत अच्छी निकली। बहू, अब तुम लोग जैसी भी हो मेरी बहुएं हो। भले ही तुम लोग पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन गंवार कहने का हक किसी को नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैंसी शो कंपटीशन हुआ। दीदी, क्यों ना हम दोनों भी इस कंपटीशन में भाग लें। 6 महीने बाद कंपटीशन होने वाला है, तब तक हम लोग तैयारी कर लेंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोगों की तो 1000 लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। अरे, अभी 6 महीने बाकी हैं और हमारी सासू माँ इतना बड़ा स्कूल चलाती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो हमें तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही सकती हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, और मैं तुम लोगों का यह फैसला सुनकर बहुत खुश हुई कि तुम लोग कम से कम इसी बहाने पढ़ाई तो करना चाहती हो। मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगी, और यह वाला शो तुम दोनों को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि उस शो में कौशल्या और विनीता की बहुएं भी भाग ले रही हैं। उनके सामने मजाक मत उड़वाना। माँ जी, हमें ये बात पता है कि उनकी बहुएं भी भाग लेने वाली है, इसीलिए तो हम भी भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने हमें गंवार और जाहिल कहा था ना, इसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। उसी दिन से ममता ने अपनी दोनों बहुओं को पढ़ाना शुरू किया। दिन में 8 से 10 घंटे वह दोनों पढ़ने लगे। उन्हें 6 महीने में थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलना भी आ गया। कंपटीशन का दिन आ गया। ममता अपनी दोनों बहुओं को लेकर उस शो में पहुंच गई। वहां पर कौशल्या और विनीता ने जब उन दोनों बहुओं को देखा, तब वो लोग हंसने लगे। ये देखो, स्कूल की प्रिंसिपल अपनी गंवार सेना लेकर कर फैंसी शो जीतने आई है। अभी तो कम बेइज्जती हुई थी, आज हजारों लोगों के सामने बेइज्जती कराने आ गई ममता। ममता ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। दोनों बहुओं ने देसी स्टाइल में साड़ी और देसी मेकअप किया, जो कि वहां के जजेस को बहुत पसंद आया। आज जिस ग्रुप ने यह शो जीता है, उस ग्रुप का नाम है ममता ग्रुप। ममता जी की दोनों बहुओं ने देसी संस्कृति को एक बार फिर से निखारा है। आज से ये दोनों लड़कियां हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी, जिन्हें हर साल 20 लाख दिए जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम कुछ कहना चाहते हैं। शो के एंकर ने उन दोनों को माइक पकड़ा दिया। हम दोनों बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। शो शुरू होने के 6 महीने पहले ही हमारी सासू माँ ने हमें पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती की, हमें गंवार कहा। बट मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू। उनके मुंह से अंग्रेजी सुनकर कौशल्या और ममता की आंखें फटी की फटी रह गईं। ममता को अपनी बहुओं पर बहुत गर्व हुआ, और उसके बाद वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।